हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एजुकेशन यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, डाटा प्रस्तुत करना। फ्रेंड्स, मैं इसका डाटा प्रस्तुत करना पार्ट 1 पहले ही करा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट इसका, टाइप ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट। टॉपिक क्लियर हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ। और आप मेरी वीडियो को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पढ़ना शुरू करते हैं। टाइप ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट। मूल रूप से रिपोर्ट को रिपोर्ट के रूप में विभाजित किया जा सकता है। मूल रूप से रिपोर्ट को रिपोर्ट के रूप में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापक रिपोर्ट, थीसिस, दर्शकों के लिए शोध प्रबंध रिपोर्ट, सारांश रिपोर्ट, पत्रिका, समाचार पत्र में प्रकाशित लोकप्रिय लेख, प्रशासकों, नीति परियोजना रिपोर्ट, परियोजकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट, परियोजनाएं रिपोर्ट, मामला, शिक्षावादियों के लिए अध्ययन की रिपोर्ट, थीसिस, शोध पत्र, संचार। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल रिपोर्ट्स। सुंदर और आकर्षक रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज सुंदर और आकर्षक। रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए। सेकेंड इज क्लियर, सरल, स्पष्ट और रिपोर्ट कैसी लिखी है वो साफ हो और उसमें जो हमने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और स्पष्ट रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। तथ्यों का उचित और वैज्ञानिक विश्लेषण, और जो भी तथ्य इसमें दिए गए हैं उसका उचित और वैज्ञानिक विश्लेषण भी होना चाहिए। कठिनाइयों और अवगुणों का उल्लेख एंड निष्पक्ष, और जो कठिनाइयां हैं और जो अवगुण हैं उनका उल्लेख एंड निष्पक्ष भी होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर। सच, रचनात्मक और उपयोगी सुझावों के लायक, और रचना रिपोर्ट का अंत वस्तु से तात्पर्य उन विषयों से है जिसका विवरण व व्याख्या हमें संतुलित रिपोर्ट में देखने को मिलती है। यद्यपि इस अंतर्वस्तु के संबंध में सभी विद्वान एकमत नहीं है। क्या? यद्यपि इस अंतर्वस्तु के संबंध में सभी विद्वान एकमत नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे सामान्य विषयों का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है जिन्हें कि साधारणतया सभी रिपोर्ट में अपना स्थान मिल ही जाता है। फिर भी सामान्य विषयों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है जिन्हें साधारण रूप से सभी रिपोर्ट में अपना स्थान मिल जाता है। वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज प्रस्तावना। सभी रिपोर्ट में सर्वप्रथम प्रस्तावना लिखी होती है। सभी रिपोर्ट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ होता है? प्रस्तावना लिखी हुई होती है। प्रस्तावना वास्तव क्या लिखा जाता है? सबसे पहले प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना वास्तव में पाठकों को विषय से परिचित करवाती है, और प्रस्तावना क्या करवाती है? पाठकों को विषय से परिचित करवाती है और इसमें संबंधित शोध या सर्वेक्षण के विचार का उदय, योजना, महत्व तथा संगठन आदि विषयों पर संप्रेक्षित प्रकाश डाला जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? संबंधित शोध, सर्वेक्षण के विचार का उदय, योजना, महत्व तथा संगठन आदि विषयों पर संप्रेक्षित प्रकाश डाला जाता है। इसी प्रकार सर्वेक्षण करने वाली संस्था या विभाग आदि का परिचय, सर्वेक्षण का संचालन करने वाले व्यक्ति या संगठन का परिचय, कार्यकर्ताओं के चुनाव व परीक्षण का विवरण, सर्वेक्षण में निरीक्षण तथा प्राप्त तथ्यों व सूचनाओं का उल्लेख भी प्रस्तावना में किया जाता है। इसी प्रकार सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं या विभाग आदि का परिचय, सर्वेक्षण का संचालन करने वाले व्यक्तियों का संगठन का परिचय, कार्यकर्ताओं के चुनाव व परीक्षण का विवरण, सर्वेक्षण में निरीक्षण तथा प्राप्त तथ्यों व सूचनाओं का उल्लेख भी इसी प्रस्तावना में किया जाता है। प्रस्तावना में ही सर्वेक्षण के समय तथा व्यय आदि का भी विवरण प्रस्तुत किया जाता है, और प्रस्तावना में ही सर्वेक्षण का समय तथा व्यय आदि का भी विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सर्वेक्षण या शोध कार्य के दौरान उत्पन्न प्रमुख कठिनाइयों का उल्लेख, उसका निरीक्षण करने के लिए प्रयुक्त तरीकों का संप्रेक्षित वर्णन भी प्रस्तावना में किया जाता है। और सर्वेक्षण या शोध कार्य जो है उनके दौरान उत्पन्न होने वाली प्रमुख कठिनाइयों का भी उल्लेख सर्वेक्षण में ही किया जाता है, प्रस्तावना में किया जाता है। रिपोर्ट में किस क्रम से किस विषय के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया गया है उसका भी संकेत प्रस्तावना में किया जाता है।
और रिपोर्ट में किस क्रम में और किस विषय के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया गया है उसका भी संकेत प्रस्तावना में ही करते हैं, ये किया जाता है। अतः जिन व्यक्तियों, संस्थाओं, समितियों तथा सरकारी विभागों से सर्वेक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की सहायता या परामर्श प्राप्त हुआ है उनके धन्यवाद ज्ञापन करने के कर्तव्य का भी इसी प्रस्तावना के माध्यम से पालन किया जाता है। और जिन व्यक्तियों या संस्थाओं, समितियों तथा सरकारी विभागों ने सर्वेक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है तो उनका भी धन्यवाद करने के लिए इसी प्रस्तावना के माध्यम से पालन किया जाता है। उनको भी इसी प्रस्तावना में बता दिया जाता है और उनको उसी के उसमें ही प्रस्तावना में ही धन्यवाद के माध्यम से पालन किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज समस्या का विवरण। सबसे पहले रिपोर्ट में सर्वेक्षण या शोध के विषय या समस्या का परिचय दिया जाता है और उसके बाद रिपोर्ट में सर्वेक्षण या शोध के विषय का परिचय दिया जाता है। समस्या की पृष्ठभूमि तथा उसके विषय में अनुसंधान की आवश्यकता का वर्णन करना रिपोर्ट के आरंभिक अंश का सर्वप्रथम भाग है। सबसे पहले रिपोर्ट में सर्वेक्षण या शोध का विषय को या समस्या का परिचय दिया जाता है, फिर समस्या की पृष्ठभूमि तथा उसके विषय में अनुसंधान की आवश्यकता का वर्णन करना रिपोर्ट के आरंभिक अंश का सर्वप्रथम भाग है। उस रिपोर्ट का वर्णन करना अंश के सर्वप्रथम भाग है। समस्या का चुनाव किन आधारों पर किया गया है, समस्या का चुनाव किन आधारों पर किया गया है और तत्कालिक लाभ की आशा है इसके विषय में भी रिपोर्ट के इस अंश में कह दिया जाता है और कि कितना तत्कालिक लाभ अंश है इसका विषय में भी रिपोर्ट के इसी अंश में कह दिया जाता है। अध्ययन विषय से संबंधित अन्य कोई अध्ययन हुआ है और विषय से संबंधित कोई और अध्ययन हुआ है वो भी इस रिपोर्ट में ही कह दिया जाता है अथवा नहीं, और अगर हुआ है तो प्रयुक्त अध्ययन का उसमें क्या संबंध है आदि बातों का भी स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। इस सब का उद्देश्य अध्ययन विषय या समस्या की वास्तविक, प्राकृतिक और सीमाओं को स्पष्ट करना होता है। अध्ययन विषय से संबंधित अन्य कोई भी अध्ययन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो प्रयुक्त अध्ययन का उससे क्या संबंध है, जो भी अध्ययन हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उससे क्या संबंध है आदि बातों का भी स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। इस सब का उद्देश्य अध्ययन विषय या समस्या की वास्तविक प्रकृति और समस्याओं को स्पष्ट करना होता है और इन अध्ययन विषयों या समस्याओं का वास्तविक जो प्रकृति है और समस्याएं हैं उन सीमाओं का स्पष्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अध्ययन क्षेत्र। समस्या तथा उद्देश्य का स्पष्टीकरण करने के पश्चात अध्ययन क्षेत्र के विषय में भी रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है और समस्या तथा उद्देश्य का स्पष्टीकरण के पश्चात अध्ययन क्षेत्र के विषय में भी रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है। इसका भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जाता है। इसके अंतर्गत भौगोलिक प्रदेश, सामाजिक वर्ग अथवा निश्चित समुदाय का परिचय प्रस्तुत किया जाता है और इसके अलावा जो भी भौगोलिक, सामाजिक वर्ग है अथवा निश्चित समुदाय उनका भी परिचय इसी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। यहीं पर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि उस समुदाय, समूह या वर्ग के जीवन के किन पक्षों अथवा समस्याओं के किन पक्षों का अध्ययन किया गया है और इसी रिपोर्ट में समुदाय, समूह या वर्ग के जीवन में किन पक्षों अथवा समस्याओं, किन पक्षों का अध्ययन किया गया वो भी इसी रिपोर्ट में बता दिया जाता है। रिपोर्ट के जीवन अंश में उस समुदाय, समूह या वर्ग की प्राकृतिक, सामाजिक, जनसंख्यात्मक तथा आर्थिक विशेषताओं का परिचय देते हुए इस बात का स्पष्टीकरण किया जाता है कि अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण उसी रूप में क्यों किया गया है, अर्थात अध्ययन क्षेत्र को एक निश्चित रूप से सीमित करने से किन सुविधाओं या लाभों की आशा की जाती है, इस बात का स्पष्टीकरण भी कर दिया जाता है और कि ये कारण किस लिए दिए गए हैं, क्यों प्रस्तुत किया गया है, इसका भी निर्धारण उसी में रिपोर्ट में किया जाता है। अर्थात अध्ययन क्षेत्र का एक निश्चित रूप से सीमित करने से किन सुविधाओं या किन लाभों का आशा की जाती है, इस बात का भी स्पष्टीकरण इसी रिपोर्ट में कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज प्रयुक्त अध्ययन पद्धतियां।
सर्वेक्षण अथवा शोध के सभी निष्कर्ष वास्तविक तथ्य या सूचनाओं पर आधारित होते हैं। सर्वेक्षण अथवा शोध के सभी निष्कर्ष वास्तविक तथ्य या सूचनाओं पर आधारित होते हैं। इन तथ्यों तथा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और इन तथ्यों तथा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख रहता है कि अध्ययन विषयों से संबंधित वास्तविक तथ्यों तथा सूचनाओं को किन पद्धतियों या गतिविधियों की सहायता से एकत्रित किया गया है। रिपोर्ट लिखने वाला इस बात का भी उल्लेख कर सकता है कि अध्ययन में विषय या समस्या को किन दृष्टिकोणों से देखा गया है, और रिपोर्ट लिखने वाला यह भी उल्लेख कर सकता है इसी रिपोर्ट में कि किन विषयों की सहायता से एकत्रित किया गया है और कि अध्ययन में विषय समस्या को किस दृष्टिकोण से देखा जाएगा या देखा गया है। और साथ ही प्राथमिक तथा द्वितीय तथ्यों के स्रोतों को संप्रेक्षित परिचय देते हुए रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि उन स्रोतों से सूचना प्राप्त करने के लिए किन पद्धतियों को काम में लाया जाएगा। अध्ययन में विषय समस्या को किन दृष्टिकोण से देखा गया है और उस दृष्टिकोण से अमुक पद्धति व प्रविधियां को क्यों सबसे उपयुक्त समझी गई हैं और वे प्रविधियां क्यों सबसे उपयुक्त समझी गई हैं। साथ ही प्राथमिक तथा द्वितीय तथ्यों के स्रोत को संप्रेक्षित परिचय देते हुए रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है। प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोतों को संप्रेक्षित परिचय देते हुए इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि किन स्रोतों से सूचना प्राप्त करने के लिए किन प्रविधियों को काम में लाया जाएगा और इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किन प्रविधियों को काम में लाया जाएगा। यदि प्रश्नावली अथवा अनुसूची का उपयोग किया गया है, यदि प्रश्नावली या अनुसूची का प्रयोग किया गया है तो उसकी मोटी मोटी बातें रिपोर्ट में उल्लेखित कर दी जाती हैं और उसकी मोटी मोटी अगर प्रश्नावली या अनुसूची का उपयोग किया गया है तो उसकी मोटी मोटी बातें रिपोर्ट में उल्लेखित कर दी जाती हैं। यदि साक्षात्कार प्रतिविधि को अपनाया गया है तो किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार किया गया है कि उनको अगर इन सिद्धांतों को अपनाया गया है, ध्यान में रखते हुए किया गया है तो किन साक्षात्कार किया गया है और साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया है अथवा नहीं, कि साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है अथवा नहीं। इन बातों का उल्लेख भी रिपोर्ट में कर दिया जाता है और इन्हीं बातों का भी उल्लेख रिपोर्ट में कर दिया जाता है। उसी प्रकार यदि मापक पैमानों का उपयोग किया गया है तो उसका वर्णन भी कर दिया जाता है। अगर मापक पैमानों का उपयोग किया गया है तो उसका भी वर्णन रिपोर्ट में कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5 इस निर्देश चुनाव का तरीका। अनुसंधानकर्ता अपनी रिपोर्ट में उस प्रणाली या विधि का भी उल्लेख करता है जिसके द्वारा निर्देशों का चुनाव प्रस्तुत अध्ययन में किया गया हो। अनुसंधानकर्ता अपनी रिपोर्ट में उन प्रणाली या विधियों का भी उल्लेख करता है जिसके द्वारा निर्देशकों का चुनाव या प्रस्तुतिकरण अध्ययन में किया गया हो। साथ ही इस बात का भी स्पष्टीकरण किया जाता है कि विषय की प्रकृति को देखते हुए उसी प्रणाली को उपयुक्त क्यों समझा गया, और इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि विषय की प्रकृति को देखते हुए उसी प्रणाली का उपयुक्त क्यों किया गया, अर्थात जिस निर्देश प्रणाली को अपनाया गया है उसे अपनाने के कारणों का भी संक्षेप में उल्लेख रिपोर्ट में किया जाता है, और जिस प्रणाली को अपनाया गया है उसको क्यों अपनाया गया है इसका भी उल्लेख रिपोर्ट में किया जाता है। इसी संदर्भ में यह भी लिखा जाता है कि जितनी संख्या में निर्देशनों को चुना गया है वह संख्या संपूर्ण समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राप्त है, पर यदि निर्देशनों का चुनाव न करके क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या का जनगणना पद्धति द्वारा अध्ययन किया गया हो तो उसका भी उल्लेख स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में कर दिया जाता है। और यह भी ध्यान रखा जाता है कि संख्या संपूर्ण समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राप्त है या नहीं। यदि निर्देशनों को चुनाव न करके क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या का जनगणना पद्धति द्वारा अध्ययन किया गया है तो उसका भी उल्लेख इस रिपोर्ट में कर दिया जाता है। 6 पॉइंट सर्वेक्षण का संगठन। सर्वेक्षण कार्य को किस ढंग से व्यवस्थित
और संगठित किया गया है। सर्वेक्षण कार्य को किस ढंग से व्यवस्थित और संगठित किया गया है, इस बात का विवरण कुछ रिपोर्ट में प्रस्तावना में देकर अलग तौर पर दिया जाता है। इस रिपोर्ट का विवरण रिपोर्ट में प्रस्तावना में देकर अलग तौर पर दिया जाता है। यदि अध्ययन स्थल निरीक्षण पद्धति अपनाई गई है, यदि अध्ययन स्थल निरीक्षण पद्धति अपनाई गई है तो स्थल अथवा घटना का चुनाव कैसे किया गया है, तो स्थल एवं घटना का चुनाव कैसे किया गया है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के पश्चात उनमें श्रम विभाजन किस ढंग से किया गया है और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के पश्चात उनमें श्रम विभाजन किस प्रकार किया गया है। उनके कार्यों का निरीक्षण करने की क्या व्यवस्था की गई है और उनके कार्य करने की निरीक्षण करने की व्यवस्था क्या की गई है। प्रश्नावली को किस प्रकार एकत्रित किया गया है और प्रश्नावलियों को किस प्रकार एकत्रित किया गया है और रोज कितने घंटे काम किया गया। एकत्रित सूचना की शुद्धता की जांच किस प्रकार की गई। तथ्यों की रिपोर्ट के इस अंश में किया जाता है। इसका उद्देश्य सर्वेक्षण के संगठन के बारे में लोगों को अनुमान लगाने के मामले में सहायता करता है। क्या कि रोज कितने घंटे काम किया गया। एकत्रित सूचना को शुद्धता जांच किस प्रकार की गई है और उनकी शुद्धता किस प्रकार की गई है। संपादन व संकेतीकरण कोडिफिकेशन की क्या व्यवस्था थी आदि बातों का स्पष्टीकरण रिपोर्ट के इस अंश में किया जाता है। इसका स्पष्टीकरण इस रिपोर्ट के अंश में किया जाता है। इसका उद्देश्य सर्वेक्षण के संगठनों के बारे में लोगों को अनुमान लगाने के मामले में सहायता करता है और इसका जो सर्वेक्षण का संगठन के बारे में लोगों को अनुमान लगाने में मदद या सहायता करता है। विश्लेषण तथा व्याख्या। उपरोक्त सभी बातों का उल्लेख करने के पश्चात रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर आ पहुंची है। उपरोक्त सभी विषय जो हमने उल्लेख किए हैं उनके पश्चात रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर आ पहुंची है। इस स्तर पर एकत्रित सूचना तथा तथ्यों को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इस स्तर पर एकत्रित सूचनाओं तथा तथ्यों को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि यहीं पर प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण का वास्तविक लाभ रिपोर्ट के इस अंश को तैयार करने में प्राप्त होता है। क्या वर्गीकरण का वास्तविक लाभ रिपोर्ट को इस अंश को तैयार करने में प्राप्त होता है क्योंकि यहीं पर प्राप्त सूचनाओं तथ्यों तथा आंकड़ों को व्यवस्थित करके एक आकर्षक एवं सार्थक रूप देकर श्रेणियों चार्टों चित्रों रेखाचित्र आदि के माध्यम से प्रकट किया जाता है। किसके द्वारा प्रकट किया जाता है। व्यवस्थित करके एक आकर्षक एवं सार्थक स्वरूप देकर सारणियों चार्टों चित्रों रेखाचित्रों आदि के माध्यम से प्रकट किया जाता है। पर तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से केवल प्रस्तुत ही नहीं किया जाता। तथ्यों को केवल व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत ही नहीं किया जाता बल्कि उनका आवश्यक विश्लेषण व वर्णनात्मक व्याख्या में उनके परिणामों व निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाता है। व्याख्या में उनके परिणामों व निष्कर्षों को भी प्रस्तुत किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि उनके निष्कर्षों या परिणामों या निष्कर्षों को सदैव तथ्य युक्त रूप से तात्कालिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्षों या परिणामों या निष्कर्षों को सदैव तथ्य युक्त रूप से तात्कालिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि उन निष्कर्षों या परिणामों का क्या आधार है और यह भी बताया जाता है उन्हें कि उनके निष्कर्षों या परिणामों का क्या आधार है। रिपोर्ट को और अधिक सजीव बोधगम्य तथ्य सांख्यिकी विवेचना के उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार फोटो रेखाचित्र आदि भी संकलन कर दिए जाते हैं और तथ्यों को और खूबसूरत यानी आवश्यकता अनुसार बनाने के लिए उसमें फोटो रेखाचित्र आदि का भी संकलन कर दिए जाते हैं। यदि द्वितीय सामग्री का उपयोग किया गया है तो पृष्ठ तल टिप्पणियों की सहायता से उनके स्रोतों का संप्रेक्षित परिचय दिया जाता है और यदि द्वितीय सामग्री का उपयोग किया गया है तो उनके पृष्ठ तल टिप्पणियों की सहायता से उनके स्रोतों का संप्रेक्षित परिचय दिया जाता है। पॉइंट नंबर 8 इज तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषता। तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषता रिपोर्ट को अधिक रुचिकर तथा बोधगम्य बनाने के लिए
विश्लेषण तथा व्याख्या के पश्चात एक पृथक अध्याय में सर्वेक्षण या शोध में एकीकृत तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषताओं तथा उनके आधार पर प्राप्त प्रमुख परिणामों व निष्कर्षों को एक क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट को अधिक रुचिकर तथा बोधगम्य बनाने के लिए विश्लेषण तथा तथ्यों के पश्चात एक पृथक अध्याय में सर्वेक्षण या शोध में एकीकृत तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषता तथा उनके आधार पर प्राप्त प्रमुख परिणामों व निष्कर्षों को एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। उन सबको एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि एक ही स्थान पर अध्ययन के परिणामों का निचोड़ पाठकों के लिए उपलब्ध हो, जिससे कि एक ही स्थान पर सब अध्यायों के परिणामों का निचोड़ पाठकों के लिए उपलब्ध हो। दूसरे शब्दों में रिपोर्ट के इस अध्याय में मुख्य निष्कर्षों के सार का उल्लेख होता है और दूसरे शब्दों में रिपोर्ट के इस आधार में मुख्य निष्कर्षों के सार का उल्लेख होता है जो अनुसंधान परिणामों को संक्षेप में स्पष्ट करा देता है और जो अनुसंधान परिणामों को संक्षेप में स्पष्ट करा देता है। 9 पॉइंट सुझाव। यदि अनुसंधान केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया गया है, यदि अनुसंधान जो है वो केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया गया है और किसी सामाजिक समस्या अथवा व्यवहारिक जीवन से संबंधित है तो रिपोर्ट के अंत में रचनात्मक सुझाव आवश्यक ही दिए जाते हैं। सुझाव आवश्यक दिए जाते हैं। इन सुझावों में एक समस्या को किस प्रकार व्यवहारिक ढंग से हल किया जाए अथवा एक अव्यवस्था विशेष को किस रचनात्मक रूप में उन्नत किया जाए या सुधारा जाए, इनके संबंध में सुझाव अवश्य दिए जाते हैं। और इन सुझावों की समस्याओं को किस प्रकार व्यवहारिक ढंग से हल किया जाए तथा एक व्यवस्था किसी संख्या या सरकारी विभाग द्वारा किसी रचनात्मक या सुधारात्मक कार्य के लिए आदि सर्वेक्षण कराया गया है। यदि संख्या या सरकारी विभाग द्वारा किसी रचनात्मक या सुधारात्मक कार्य के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है तब तो सुझावों को रिपोर्ट में होना नितांत आवश्यक हो जाता है। तब तो अगर किसी सरकारी या विभाग द्वारा रचनात्मक या सुधारात्मक कार्य के लिए कराया गया है तो रिपोर्ट में सुझावों को रिपोर्ट में होना नियत आवश्यक हो जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने सुझावों को प्रस्तुत करते हुए धरती पर स्वर्गलोक के निर्माण का सपना नहीं देखता। अनुसंधानकर्ता अपने सुझाव को प्रस्तुत करते हुए धरती पर स्वर्गलोक के निर्माण का सपना नहीं देखता, अर्थात इस प्रकार के सुझावों को प्रस्तुत नहीं करता और इस प्रकार के सुझावों को प्रस्तुत नहीं करता जो कि उपलब्ध साधनों व व्यवहारिकता से परे हैं। उसका सुझाव रचनात्मक व जो कि उपलब्ध साधनों व व्यवहारिक से परे हो। उसका सुझाव रचनात्मक व व्यवहारिक इस अर्थ में होता है कि वह वर्तमान दशाओं में देश या एक संस्था विशेष के लिए उपलब्ध साधनों के अंतर्गत ही किस प्रकार अधिकतम सुधार संभव है। उसका सुझाव रचनात्मक व व्यवहारिक इस अर्थ में होता है कि वह वर्तमान दशाओं में देश या एक संस्था विशेष के लिए उपलब्ध साधनों के अंतर्गत ही किसी प्रकार अधिकतम सुधार संभव है। इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है। उदाहरण के लिए यदि वह यह सुझाव देता है कि राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान कर देना चाहिए, तो वह यह भी ध्यान रखता है कि वर्तमान परिस्थितियों में एक राज्य सरकार इस अतिरिक्त व्यवहार को उठाने में समर्थ है भी या नहीं। अगर वह यह सुझाव देता है कि राज्य कर्मचारी या महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान कर देना चाहिए, तो वह यह भी ध्यान रखता है कि वर्तमान परिस्थिति में एक राज्य सरकार इन अतिरिक्त व्यय को उठाने में समर्थ है भी या नहीं, कि वो उसके भार को उठाने में समर्थ है भी या नहीं। यदि नहीं तो किसी सीमा तक महंगाई भत्ता बढ़ाना वास्तव में व्यवहारिक होगा। अगर नहीं है तो किसी सीमा तक महंगाई भत्ता बढ़ाना वास्तव में व्यवहारिक होगा और कर्मचारियों के भी हितों की अधिकतम रक्षा संभव होगी
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सुझाव उपयोगी तथ्य व्यवहारिक लाभ की दृष्टि से उपयुक्त हो और साथ ही तर्क पर आधारित व रचनात्मक हो। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो सुझाव है वो व्यवहारिक लाभ की दृष्टि से उपयुक्त हो और साथ ही तर्क पर आधारित व रचनात्मक हो। इस बात का अधिक से अधिक ध्यान अनुसाधन करता रखता है और इस बात का अधिक से अधिक ध्यान अनुसाधन करता रखता है और उसे रखना भी चाहिए। वो रखता भी है और उसे रखना भी चाहिए। ये सुझाव दो प्रकार के हो सकते हैं और ये सुझाव दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वे सुझाव जो अध्ययन के दौरान में स्वयं सूचनादाताओं द्वारा दिए जाते हैं। एक तो वो हो सकते हैं जो अध्ययन के दौरान ही स्वयं सूचनादाताओं द्वारा दिए जाते हैं। ये सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और ये सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि एक विशेष क्षेत्र या समुदाय में काफी समय से रहने वाले लोग सैद्धांतिक ज्ञान न रखते हुए भी भौतिक के कारण समस्या को व्यवहारिक दृष्टि से समझते हैं और इसीलिए अपने अनुभवों के आधार पर इस योग्य होते हैं कि अवस्था को उन्नत करने या सुधारने के लिए उपयोगी सुझाव दे सकें। इसीलिए ऐसे सुझावों को रिपोर्ट में अवश्य स्थान दिया जाता है। दूसरे सुझाव वे होते हैं जो कि स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के सुझावों की उपयोगिता सर्वेक्षणकर्ता के ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ तथा दूरदृष्टि पर निर्भर करती है। पहला सुझाव तो वो होता है जो कि पहला सुझाव तो ये होता है कि जो अध्ययन के दौरान में स्वयं सूचनादाताओं द्वारा दिए जाते हैं और ये सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये विशेष क्षेत्र या समुदाय में काफ़ी समय से रहने वाले लोगों द्वारा ज्ञान न रखते हुए भी भोगी होने के कारण समस्या को व्यवहारिक दृष्टि से समझते हैं। और दूसरे सुझाव वो होते हैं जो कि स्वयं अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के सुझाव की उपयोगिता सर्वेक्षणकर्ता के ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ तथा दूरदृष्टि पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।